नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज तारीख है 3 जनवरी 2025 और ये है हमारी आज की चर्चा का भाग 1। और शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना। आज की चर्चा से जुड़े सभी नोट्स और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज़रूर फॉलो करें। आज हम कई दिलचस्प विषयों पर बात करने वाले हैं। उत्तराखंड में एक दुर्लभ पक्षी की नई खोज से लेकर भारत की रक्षा प्रणाली में शामिल हुए नए स्वदेशी हथियार तक। जी, और हम तांबे की बढ़ती कीमतों के पीछे की वजह भी जानेंगे और ड्रग डिस्कवरी में क्रांति लाने वाले एक नए सॉफ्टवेयर को भी समझेंगे। इसके अलावा एक शक्तिशाली बॉम्ब साइक्लोन की भौगोलिक घटना, रूस की नई हाइपरसोनिक मिसाइल और यहाँ तक कि पेरू में मधुमक्खियों को मिले कानूनी अधिकारों पर भी नजर डालेंगे। हाँ, और जो श्रोता हमारे साथ रोज जुड़ते हैं उनके लिए कुछ विषय एक तरह से रिवीजन भी हो सकते हैं। तो चलिए इस जानकारी से भरे सफर को शुरू करते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए पहले विषय से शुरू करते हैं। पर्यावरण से जुड़ी एक खबर है। हाल ही में सिरकिर मलकोहा नाम का एक दुर्लभ पक्षी उत्तराखंड में देखा गया है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इसे पहली बार उत्तरकाशी जिले में देखा गया है, जो कि काफी ऊंचाई पर है। अच्छा, तो ये आमतौर पर वहाँ नहीं पाया जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिरकिर मलकोहा, जिसका वैज्ञानिक नाम है टेकोकुआ लिशनॉटी, ये कोयल परिवार का पक्षी है। ये आमतौर पर उप हिमालयी क्षेत्रों में, मतलब मैदानी इलाकों में रहता है। कोयल परिवार का है तो क्या ये भी दूसरे पक्षियों के घोंसलों में अंडे देता है? यही तो इसकी सबसे अनोखी बात है। नहीं, ये दूसरी कोयलों की तरह नहीं है। ये अपना घोंसला खुद बनाता है। अच्छा, तो इसका इतनी ऊंचाई पर दिखना, इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, ये आमतौर पर 1500 मीटर से कम की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसका उत्तरकाशी में दिखना, ये इसके निवास स्थान में एक संभावित बदलाव का संकेत हो सकता है, शायद क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये एक तरह का बायो इंडिकेटर हुआ है ना? बिल्कुल। ये हमें पर्यावरण में हो रहे बदलावों के बारे में बता रहा है। इसकी पहचान भी काफी आसान है। इसकी एक लंबी पूंछ होती है और घुमावदार लाल चोंच, जिसका सिरा पीला होता है। और क्या ये कोई लुप्तप्राय प्रजाति है? मतलब इसके संरक्षण की क्या स्थिति है? नहीं, अच्छी बात यह है कि IUCN की रेड लिस्ट में इसे संकट मुक्त यानी लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। तो वैश्विक स्तर पर यह खतरे में नहीं है, लेकिन हाँ, एक नए स्थान पर इसका दिखना पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब प्रकृति से राष्ट्रीय सुरक्षा की ओर बढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कुछ बड़े रक्षा खरीद अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें एक है क्लोज क्वार्टर बैटल यानी CQB कार्बाइन। ये क्या होती हैं? CQB कार्बाइन ये एक कॉम्पैक्ट और हल्का हथियार है। इसे खास तौर पर शहरी युद्ध, मतलब तंग जगहों पर लड़ाई और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब जहां बड़ी राइफलें इस्तेमाल करना मुश्किल हो? हाँ, बिल्कुल। इनका छोटा आकार सैनिकों को तंग जगहों पर, जैसे किसी इमारत के अंदर, आसानी से घूमने फिरने की सुविधा देता है। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये पूरी तरह से स्वदेशी है। सही है? एकदम सही। ये एक IDDM यानी इंडिजीनियसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड हथियार है। इसे DRDO की पुणे स्थित प्रयोगशाला ARD ने डिजाइन किया है और इसका निर्माण भारत फोर्ज लिमिटेड कर रहा है। तो ये मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। निश्चित रूप से। इसकी तकनीकी खूबियों की बात करें तो ये 5.56 × 45 मिलीमीटर की कार्बाइन है, जिसका वजन करीब 3.3 किलोग्राम है और प्रभावी रेंज 200 मीटर है। और शायद इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये अलग अलग तरह के गोला बारूद इस्तेमाल कर सकती है। हाँ, ये नेटो मानक और हमारी स्वदेशी INS दोनों तरह के गोला बारूद दाग सकती है, जो इसे और भी वर्सेटाइल, मतलब बहुउपयोगी बनाता है। लॉजिस्टिक्स के लिहाज से ये सेना के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। अब एक ऐसे विषय पे आते हैं जो सीधे सीधे अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, तांबा। दिसंबर में इसकी कीमतों ने अब तक का सबसे ऊंचा स्तर छू लिया। तांबा अचानक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? देखिए, तांबा हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। इसकी उच्च विद्युत चालकता, लचीलापन और जंग प्रतिरोध इसे बहुत उपयोगी बनाते हैं। लेकिन हाल में जो कीमतों में उछाल आया है, उसकी वजह है इसके अनुप्रयोगों का दायरा। ये अनुप्रयोग क्या है? मतलब कहाँ इस्तेमाल होता है ये? ये हर जगह है, बिजली के तारों से लेकर मोटरों तक और निर्माण क्षेत्र में भी। लेकिन सबसे बड़ी वजह है नवीकरणीय ऊर्जा। अच्छा, ग्रीन एनर्जी। पवन टरबाइन, सौर पैनल और खास तौर पर इलेक्ट्रिक वाहन, इन सब में भारी मात्रा में तांबा लगता है। और जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, तांबे की मांग आसमान छू रही है। यही कीमतों में उछाल का मुख्य कारण है। भारत में इसकी उपलब्धता कैसी है? भारत में इसके भंडार राजस्थान के खेतड़ी बेल्ट,
मध्य प्रदेश की मलंजखंड खदान और झारखंड के सिंहभूम बेल्ट में है। पर हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। वैश्विक स्तर पर देखें तो चिली सबसे बड़ा उत्पादक है। एक अच्छी बात यह भी है कि इसे रिसाइकिल किया जा सकता है। बिल्कुल, तांबा बिना किसी गुणवत्ता हानि के 100% रिसाइकिल करने योग्य है, जो कि बहुत बड़ी बात है। चलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में चलते हैं। विज्ञान मंत्रालय ने पाथरेनी नाम का एक नया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है। कहा जा रहा है कि ये दवा की खोज की प्रक्रिया को बहुत तेज कर सकता है। हाँ, ये एक अभूतपूर्व कंप्यूटेशनल फ्रेमवर्क है। ये उस प्रक्रिया का मॉडल बनाता है कि कैसे दवा के अणु अपने टारगेट प्रोटीन से अलग होते हैं। इसे लिगांड अनबाइंडिंग कहते हैं। अच्छा, मतलब दवा प्रोटीन से जुड़ती कैसे है? ये तो हम जानते थे। ये सॉफ्टवेयर ये बताता है कि वो अलग कैसे होती है? बिल्कुल, और ये ज्यादा जरूरी है। किसी दवा की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितनी देर तक प्रोटीन से जुड़ी रहती है, न कि सिर्फ इस पर कि वो कितनी मजबूती से जुड़ती है। तो ये एक मजबूत हैंडशेक से ज्यादा एक लंबे गले लगने जैसा है? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पाथजेनी इसी रेसिडेंस टाइम का सटीक अनुमान लगाता है। पारंपरिक तरीकों में अणु को अलग करने के लिए कृत्रिम बल का उपयोग होता था, जिससे नतीजों में बायस आ सकता था। और पाथजेनी ये कैसे करता है? ये बिना किसी बाहरी दबाव के दवा के अलग होने के संभावित रास्तों का पता लगाता है। एक तरह से ये प्राकृतिक चयन की नकल करता है, और ये मशीन लर्निंग के साथ भी काम करता है, जो इसे और भी शक्तिशाली बनाता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय रक्षा की। रूस ने अपनी परमाणु सक्षम ओरशनिक मिसाइलें बेलारूस में तैनात कर दी हैं। ये एक बड़ी खबर है। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सामरिक कदम है। बेलारूस की सीमाएं सीधे नाटो सदस्यों से लगती हैं। और ये ओरशनिक मिसाइल ये हाइपरसोनिक है ना? हाँ, ये मैक 10 तक की गति तक पहुंच सकती है, यानी ध्वनि की गति से 10 गुना तेज। इसकी मारक क्षमता लगभग 5000 किलोमीटर बताई गई है। मतलब ये पूरे यूरोप और अमेरिका के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकती है। और इसकी सबसे खतरनाक विशेषता क्या है? इसकी MIRV क्षमता, मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इसका मतलब है कि एक ही मिसाइल एक साथ 6 से 8 पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जा सकती है और एक ही समय में कई अलग-अलग लक्ष्यों को भेज सकती है। ये इसे बेहद खतरनाक बनाता है। चलिए, अब स्वास्थ्य से जुड़ी एक खबर पर आते हैं। सरकार ने 100 मिलीग्राम से अधिक की निमेसुलाइड युक्त दवाओं पर रोक लगा दी है। हाँ, निमेसुलाइड एक बहुत ही आम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यानी NSAID है। लोग इसे दर्द, सूजन और बुखार के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उच्च खुराक पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? मुख्य चिंता इसकी सुरक्षा को लेकर है, खासतौर पर लिवर पर इसके दुष्प्रभावों को लेकर। लंबे समय तक उपयोग से लिवर को गंभीर नुकसान हो सकता है। यहाँ जो बात मुझे थोड़ी हैरान करती है वो ये है कि अगर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने इसे कभी मंजूरी ही नहीं दी, तो ये भारत में इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल क्यों हो रही थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कई बार किसी दवा के फायदे और जोखिमों का आकलन हर देश अपने हिसाब से करता है। भारत में ये एक सस्ती और प्रभावी दवा मानी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे इसके दुष्प्रभावों के सबूत बढ़ते गए, सरकार ने कदम उठाए। तो ये एक प्रोएक्टिव कदम है। हाँ, बिल्कुल। 2011 में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इस पर प्रतिबंध लगा था, और अब ये नया प्रतिबंध वयस्कों के लिए इसकी खुराक को नियंत्रित करने की दिशा में एक और कदम है। अब रुक करते हैं भूगोल और मौसम विज्ञान की ओर। हाल ही में एक शक्तिशाली बॉम्ब साइक्लोन ने उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावित किया। ये नाम बड़ा नाटकीय लगता है। ये होता क्या है? बॉम्ब साइक्लोन एक ऐसा तूफान है जो बहुत तेजी से तीव्र होता है। तकनीकी शब्द है बम्बोजेनेसिस। अच्छा, तो बम वाली विशेषता इसकी बनने की गति है। बिल्कुल। ऐसा तब होता है जब तूफान के केंद्र का वायुमंडलीय दबाव 24 घंटों के भीतर बहुत तेजी से, मतलब लगभग 24 मिलीबार तक गिर जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी गुब्बारे से अचानक हवा निकाल दी जाए तो बाहर की हवा बहुत तेजी से उस खाली जगह को भरने आती है। बहुत अच्छी उपमा है। यह दबाव का तेजी से गिरना एक वैक्यूम जैसा असर पैदा करता है, जिससे हवाएं बहुत प्रचंड गति से उस केंद्र की ओर दौड़ती हैं। ये आमतौर पर सर्दियों में बनता है जब ठंडी और गर्म हवा आपस में टकराती हैं। और अब एक और मिसाइल की बात, लेकिन इस बार भारत से। DRDO ने हाल ही में प्रलय मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। जी, प्रलय एक कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है।
क्वासी बैलिस्टिक। इसका मतलब है कि ये हवा में अपना रास्ता बदल सकती है। सही कहा। ये एक नीची उड़ान पथ पर चलती है और हवा में अपना रास्ता बदल सकती है, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है और ये 500 से 1000 किलोग्राम तक के पारंपरिक हथियार ले जा सकती है। इसकी सटीकता बहुत ज्यादा है, 10 मीटर से भी कम। ये डीआरडीओ और भारतीय उद्योग की एक और बड़ी उपलब्धि है। और आज की चर्चा का अंत एक बहुत ही अनोखी खबर के साथ करते हैं। अमेज़न की स्टिंगलेस मधुमक्खियों को पेरू में कानूनी अधिकार दिए गए हैं। हाँ, ये एक ऐतिहासिक फैसला है। ये दुनिया में किसी कीट के लिए अपनी तरह का पहला मामला है। ये मधुमक्खियां ग्रह के सबसे पुराने परागकों में से हैं। स्टिंगलेस मतलब इनके डंक नहीं होते? इनके डंक होते हैं, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि रक्षा के लिए उपयोगी नहीं होते। तो डंक मारने के बजाय ये काटती हैं। लेकिन एक मधुमक्खी को कानूनी अधिकार देने का असल में मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि कानून अब इन मधुमक्खियों को एक जीवित इकाई के रूप में मान्यता देता है, न कि सिर्फ एक संसाधन के रूप में। इसका अर्थ है कि उनके निवास स्थान को नष्ट करना अब सिर्फ एक पर्यावरणीय अपराध नहीं, बल्कि उनके जीने के अधिकार का हनन माना जाएगा। तो ये संरक्षण को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। हाँ, वनों की कटाई, कीटनाशकों और जलवायु परिवर्तन से इनकी घटती आबादी को बचाने का ये एक नया तरीका है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जरूरी प्रजातियों की रक्षा कैसे करते हैं। तो आज की चर्चा को अगर समेटें तो एक पक्षी के नए ठिकाने से लेकर रक्षा और चिकित्सा में नई तकनीक तक और कीड़ों को कानूनी अधिकार मिलने तक, ये एक जटिल और तेजी से बदलती दुनिया की एक झलक है। बिल्कुल। आज के विषय दिखाते हैं कि कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जलवायु में बदलाव पक्षियों के वितरण को प्रभावित कर सकता है, हरित ऊर्जा की मांग तांबे की कीमतें बढ़ाती है और नई तकनीक वैज्ञानिक खोज को तेज करती है। श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़कर जाते हैं। हमने पेरू में एक कीट प्रजाति को बचाने के लिए कानूनी व्यक्तित्व देने पर चर्चा की। भारत के संदर्भ में, जहां अपार जैव विविधता है, अगर यहाँ किसी संकटग्रस्त प्रजाति जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गंगा डॉल्फिन पर इसी तरह का कानूनी ढांचा लागू किया जाए तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। आज की चर्चा में बस इतना ही। हम अगले भाग के साथ जल्द ही वापस आएंगे। लाइक, सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन देखना न भूलें। धन्यवाद।